नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का पहला दिन था और बैठक का फोकस 2024 के आम चुनाव और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव पर है। और बैठक का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री मोदी भी हैदराबाद पहुंचे। वहीं कार्यकारिणी के पहले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने मिशन साउथ और हर घर तिरंगा अभियान को रफ्तार देने और उदयपुर मुद्दे को भी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में शामिल करने की बात कही। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय बैठक को लेकर ताजा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी रविकांत राय। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उद्बोधन के साथ ही कार्यकारिणी जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। आज कार्यकारिणी का पहला दिन था और इसमें उन तमाम बातों को रखा गया जिसे आने वाले दिनों में संगठन को इम्प्लीमेंट करना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ऑपोजिशन जो है वो मोदी विरोध करते करते कई मुद्दों पर देश विरोध में उतर आता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के लार्ज वैक्सीनेशन कैंपेन की तारीफ की गई और जिस तरीके से यूक्रेन से लोगों को निकाला गया उस बात को लेकर भी जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की यहाँ पर जमकर तारीफ की। इन सब के बीच में जो उदयपुर का मामला है वो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में आएगा और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं उन तमाम चीज़ों पर आज कार्यकारिणी के अंदर चर्चा होगी। आज ही ये राजनीतिक प्रस्ताव आने वाला है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही 2 दिवसीय कार्यकारिणी समाप्त हो जाएगी, लेकिन इन 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस रहा है वो बहुत क्लियर रहा है कि प्रवास बहुत ज़्यादा बढ़ाने हैं और साउथ में खास तौर पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहद कमज़ोर है उस संगठन को मजबूत बनाना है, उसकी ताकत को बढ़ाना है ताकि आने वाले दिनों में कर्नाटक के बाद तेलंगाना जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर सके। इसके साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी को अपने संगठन को खड़ा करना है। साथ ही बीजेपी ने एक और कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसमें हर घर तिरंगा और इसे एक बड़ा मूवमेंट के रूप में बनाने की प्लानिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कुल मिलाकर 2 दिवसीय कार्यकारिणी में समसामयिक विषयों के साथ साथ 2 प्रस्ताव लाए जा रहे हैं जिसमें एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है और एक आर्थिक प्रस्ताव आएगा। और हैदराबाद की कार्यकारिणी से बीजेपी ये संकल्प लेकर जाना चाहती है कि साउथ में वो अपनी पार्टी का विस्तार करेगी। बैठक से पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की हमारे सहयोगी रविकांत राय ने। जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं सब में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत हासिल हुई। लोग केसीआर से, चंद्रशेखर राव से नाराज हैं। उनका भ्रष्ट शासन, उनका जिस तरीके से प्रशासन में राजनीतिकरण हुआ है और अपराधीकरण भी हुआ है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इससे लोग नाखुश हैं, नाराज हैं और वो केसीआर को अलविदा कहना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। नड्डा जी, आप लोग यहाँ पर कार्यकारिणी कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी के पोस्टर फाड़े गए, आपके पोस्टर फाड़े गए, तो ये क्या मैसेज है, क्या छटपटाहट है केसीआर की? देखिए, ये केसीआर और तेलंगाना राज्य समिति टीआरएस इनके कल्चर को दर्शाता है, इनकी संस्कृति को दर्शाता है। और दूसरा, ये बौखला गए, आपा खो बैठे हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से इनको लड़ने आता नहीं है। जिन लोगों ने तेलंगाना राज्य के लिए इनको आशीर्वाद दिया था आज वो पछता रहे हैं। आज वो महसूस करते हैं कि उनके साथ बेइंसाफी हुई है और उनके हकों की रक्षा नहीं हुई है और वो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से जो उन्होंने आशीर्वाद तेलंगाना को दिया है वो जमीन पर लगे ये आशा रखते हैं। और जमीन पर लगने के लिए यहाँ सरकार केसीआर को अलविदा कहा जाए और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे, ये यहाँ की जनता चाहती है। आखिरी सवाल सर, कार्यकारिणी 2 दिन की होने वाली है, आपका प्लान जो साउथ है उसमें तेलंगाना जो है प्रोमिनेंट स्टेट है, कार्यकारिणी में क्या कुछ एजेंडे रहेंगे? कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव भी आएंगे, आर्थिक प्रस्ताव भी आएंगे, देश के में पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ी है इस पर भी चर्चा होगी कि आगे किस तरीके से बढ़ना इसकी भी चर्चा होगी। लेकिन तेलंगाना में हो रही है तो इसलिए तेलंगाना क्या विषय भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण होगा। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 3 जुलाई यानी कल से शुरू
और आज स्पीकर पद के लिए नामांकन का आखिरी दिन था। दोपहर 12 बजे तक स्वीकार ये नामांकन किए गए हैं। वहीं इसी पर तमाम डिटेल्स हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा दे रही हैं। सियासी उठापटक के बाद अब 4 जुलाई को विश्वास मत देने की बारी आई है। यह एक तरीके से अग्नि परीक्षा मानी जाती है सरकार गठित करते समय, लेकिन अब जब भाजपा और सेना की सरकार गठित हो रही है उससे पहले 2 जुलाई को नॉमिनेशंस हो रहे हैं। इलेक्शन 3 जुलाई को होने वाले हैं। दरअसल ये जो नॉमिनेशन है ये स्पीकर के पद के लिए हो रहे हैं और जो 3 जुलाई को चुनाव होने वाले हैं वो भी हाउस असेंबली में स्पीकर के पद के लिए हो रहे हैं। आपको बता दें, हाउस ऑफ असेंबली जो महाराष्ट्र की थी 2020 में कांग्रेस के नाना पटोले ने जब इस्तीफा दिया था और वो स्टेट प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद से यह पद खाली था, जिसके बाद अब जब सेना और भाजपा की सरकार गठित हो रही है इसमें एक बार फिर नॉमिनेशंस और चुनाव हो रहे हैं और आखिर में 4 जुलाई को विश्वास मत दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन महेश के साथ श्वेता वर्मा, ET स्वदेश। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र में 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे सरकार के विश्वास मत पर बहस होगी। विश्वास मत से पहले हमारे सहयोगी संदीप सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से खास बात की। क्या कुछ एजेंडे हैं? मुख्यमंत्री का पदभार आपने संभाल लिया है, चेहरे पे मुस्कान भी है। एजेंडा एक ही है, इस राज्य के सर्वांगीण विकास। यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट है जो प्रलंबित है, पेंडिंग है, उसे आगे ले जाया जाएगा। इसमें जितने भी समाज घटक है उनको न्याय देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। किसान हो, सभी लोग, सभी वर्ग जो लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए ये सरकार पूरी तरह कोशिश करेगी। ये एजेंडा हमारा है, ये फोकस है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट है, प्रलंबित प्रोजेक्ट है, उसे निर्धारित समय पर पूरा करने की कोशिश सरकार करेगी। सर, एक सवाल ये है कि बीते पिछले 10-5 दिनों में काफी कुछ घट चुका है। आपके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाया जा रहा है, आपके चुनाव चिन्ह को लेकर के भी सवाल उठाया जा रहा है, आपकी पार्टी कौन सी है उसको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इसको लेकर के कहा है कि अगर 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनना था तो हमारे साथ बीजेपी ने गठबंधन क्यों नहीं किया, उस दौर में मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं दिया। आपके मुख्यमंत्री पद पर सवाल उठाया जा रहा है। सर, हम बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक है और शिवसेना के विधायक है और पूरी तरह हमारे पास जितने 2/3 मेजोरिटी लगती है उससे कई ज्यादा MLA है। और आप जानते हो कि लोकशाही में, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, इसके परे कोई जा नहीं सकता है। उन्होंने भरसक कोशिश की, डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको नकार दिया है। इसलिए अभी जीत हमारी है निश्चित रूप से, बाकी सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी है। आरे मेट्रो कार शेड को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर पलटवार किया है। फडणवीस का कहना है कि आरे मेट्रो कार शेड मुंबई के लोगों के हित में है। उनका कहना है कि उनकी सरकार के वक्त वहां 25% काम पूरा हो चुका था, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने जगह बदल दी, जबकि नई जगह विवादित जगह थी। देखिए, मेट्रो 3 इसका बहुत काम हो चुका है, लेकिन जब तक कार शेड का काम नहीं होता तब तक ये मेट्रो शुरू नहीं हो सकती। पिछली सरकार ने जहां कार शेड प्रपोज किया वो जगह अभी भी डिस्प्यूट में है और वो जगह मिलने के बाद भी 4 साल कार शेड नहीं हो सकता। हमारी सरकार के समय आरे में जो जगह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की थी उस जगह पर 25% काम हो चुका है और बचा हुआ 75% काम वहां पर तुरंत किया जा सकता है। इसलिए मुंबई करों के हित में तुरंत अगर मेट्रो शुरू करनी है तो कार शेड वही बनना चाहिए और इसलिए हमारा यही फैसला रहेगा कि कार शेड वही बने।
बगावत के 10 दिन बाद आखिरकार शिवसेना के बागी नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना के पार्टी पदों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार रात को चिट्ठी लिखकर शिंदे को पार्टी के फैसले की जानकारी दी। पार्टी ने शिंदे की गतिविधियों को पार्टी विरोधी माना है। शिवसेना इसके पहले अपने 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अर्जी विधानसभा उपाध्यक्ष को दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर को फैसला लेने पर यहां पर रोक लगा चुका है। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के शिंदे को पार्टी पदों से निकाले जाने का मसला भी गर्माता जा रहा है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के इस फैसले के खिलाफ एकनाथ शिंदे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से पार्टी में घमासान मचने जा रहा है। इसी पर तमाम डिटेल्स हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा दे रही हैं। महाराष्ट्र में लगातार सियासी घमासान के बीच असली शिवसेना कौन है, इस पर विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसे में शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक पत्र जाहिर किया है, जिसमें यह ऐलान किया गया है कि एकनाथ शिंदे अब शिवसेना में सदस्यता नहीं रखते। उन्होंने पार्टी के विरुद्ध काम किया है, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। जिस बाद शिंदे गुट से दीपक केसरकर का यह कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस पत्र पर विचार विमर्श नहीं किया तो उनके लिए हमेशा कानूनी दरवाजे खुले रहेंगे। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या एकनाथ शिंदे के पास अब भी शिवसेना की सदस्यता है या दीपक केसरकर के कहे हुए द्वारा वो कानूनी रास्ते अपनाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष दयालकर के साथ श्वेता वर्मा, ET स्वदेश। सरकार ने एटीएफ और पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। पेट्रोल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर 6 रुपये लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल एक्सपोर्ट पर 13 रुपये लीटर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया गया है। सरकार के इस फैसले का बाजार पर भी असर पड़ा है। सरकार के विंडफॉल गेन टैक्स लगाने के फैसले से तेल रिफाइनिंग और ड्रिलिंग कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। वहीं ये फैसले क्यों लिए गए हैं और इनका क्या असर होगा, इन तमाम सवालों को लेकर राजस्व सचिव तरुण बजाज से बात की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। जो नोटिफिकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने निकाला है, खासकर गोल्ड और पेट्रोल डीजल पे जो ड्यूटीज़ हैं बढ़ाने के, सबसे पहले मैं गोल्ड के बारे में पूछूंगा। उम्मीद ये की जा रही थी, इनफैक्ट एसोसिएशंस इस बात की मांग कर रहे थे कि स्मगलिंग बढ़ रही है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से, लेकिन फिर से उसमें और बढ़ोतरी की गई है 15% तक। इसके पीछे का रैशनल क्या था? देखिए, गोल्ड हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते देश में, गोल्ड पैदा नहीं होता, हमारा गोल्ड सारा इंपोर्ट होता है। और वर्ल्ड में सेकंड बिगेस्ट खपत गोल्ड की भारत देश में है सारे वर्ल्ड में, जबकि हम गोल्ड कुछ भी यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करते, सारा गोल्ड हमारा इंपोर्ट होता है। तो इस टाइम पर जब करेंसी पे भी प्रेशर है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि पेट्रोलियम के प्राइसेस के दामों में बहुत बढ़ोतरी हुई है, बीच में मेटल में भी बहुत बढ़ोतरी हुई थी। तो जब इन सबको हम इंपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो चीज़ हम थोड़े दिनों के लिए रोक सकते हैं उसको रोकें। तो इससे ड्यूटी हमने बढ़ाई है और लगता है कि अगर ड्यूटी बढ़ने से कुछ इंपोर्ट अगर कम हो जाता है, उससे हो सकता है कि रेवेन्यू हमें जितना पहले आ रहा था उतना ना भी आए, लेकिन इसका मकसद ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में हम थोड़ी सी अगर कमी कर पाएँ तो वो हमारे लिए बेहतरी होगी। और पेट्रोल डीजल पे जो ड्यूटी बढ़ाई गई है, वो कब तक इसको जारी रखेंगे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कीमतें ग्लोबल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो काफ़ी समय से एक रेंज में बनी हुई हैं, नीचे नहीं आ रही हैं, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हम क्या उम्मीद करें? ड्यूटीज़ जो पेट्रोल डीजल और क्रूड पे लगाई हैं उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है कि क्यों लगाई हैं। क्योंकि जब क्रूड पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से पहले जितना था उस पर कुछ प्रॉफिट ये कंपनियां कमाती थी। आज के दिन क्योंकि प्राइस बढ़ गया है और ट्रेडिंग चाहे देश में या देश के बाहर सब इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस पे होती है, तो कुछ कंपनीज़ को बहुत अधिक लाभ हो रहा था। तो ये इसको विंडफॉल टैक्स इसीलिए कहते हैं कि विंडफॉल गेन हो गया, सडनली विंड फॉल हुई और वो गेन हो गया। तो इसलिए उसका ये था कि कुछ उसमें से सरकार भी ले ले, बिकॉज
आज के दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बहुत बढ़ोतरी है। बाकी देशों में, भारत देश में उसके मुकाबले कम प्राइस है इसका। तो ये है कि अगर जो कंपनियां इस पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी, उसमें से कुछ प्रॉफिट गवर्नमेंट ने टैक्स के रूप में लिया है। टोटल विंडफॉल गेन पे सर ये टैक्स है या उसके पार्शियल है, और सरकार को इससे कितना रेवेन्यू मिल सकता है? ये पूरा नहीं है। जितना वो प्रॉफिट पहले कमा रहे थे उससे ज़्यादा ही कमाएंगे। कि जो विंडफॉल गेन हुआ है वो कुछ, जैसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, समथिंग हैज़ बीन लेफ्ट ऑन द टेबल फॉर देम, वो छोड़ा गया है और पूरा नहीं लगाया गया है। इससे कितना शुद्ध लाभ होगा उसको कहना कठिन। मैं बताता हूँ, किसी कारण से है, मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं। सबसे पहले, क्योंकि हमने विंडफॉल टैक्स लगा दिया तो उतना मेरे को इनकम टैक्स कम मिलेगा। अगर वो लाभ कमाते तो मुझे इनकम टैक्स देते। मुझे कुछ सेस भी मिलता है, कुछ प्रॉफिट पेट्रोलियम भी मिलता है इन कंपनी से, उसमें भी कमी आएगी। और साथ ही साथ, जैसे कि मैंने कहा है एक और फोरम पे भी, कि हर 15 दिन में इंटरनेशनल प्राइसेस के बेसिस पर इसको हम रिवाइज करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें निश्चित नहीं हैं। तो ये किस तरह से बिहेव करता आने वाले समय पे, तो हमारा रेवेन्यू उस पर ही डिपेंड करेगा। पर हाँ, इस बात को मुझे मानने में कोई हर्ज नहीं है कि रेवेन्यू पॉजिटिव होगा, पर कितना पॉजिटिव होगा यह आज के दिन कहना मुश्किल है। बीते रोज जीएसटी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान कई बदलाव हुए और कई बदलाव हो भी रहे हैं। आखिर कैसा रहा जीएसटी का सफर और जीएसटी काउंसिल के फैसलों का क्या रहेगा असर, इन पर बातचीत की हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी से। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। जीएसटी के 5 साल पूरे हुए हैं। जो ट्रेंड हमने रेवेन्यू कलेक्शंस के दिखे हैं, अभी तक देखे हैं, अब स्टेबिलिटी आ गई है। 1.4 लाख करोड़ के आसपास का कलेक्शन पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं। तो आगे क्या ट्रेंड देखते हैं? आगे भी मुझे लगता है कि 1.4 लाख करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी में पिकअप हुआ है। उसके अलावा जो हमने लॉ में चेंजेस करे हैं, उनसे कंप्लायंस पे बहुत अनुकूल असर पड़ा है। रिटर्न फाइलिंग बढ़ा है, और इस पर, जैसा मैंने अपने संदेश में कहा, हम इस पर और ध्यान देंगे, कंप्लायंस को और बढ़ाएंगे ऑडिट्स और स्क्रूटनी के द्वारा। तो मुझे लगता है 1.4 लाख करोड़ का लक्ष्य हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है। ओके। एक और अहम सवाल सर, आज सुबह से जिसकी चर्चा हो रही है कि जो सरकार ने एडिशनल स्पेशल एक्साइज ड्यूटीज बढ़ाए हैं पेट्रोल, डीजल, एटीएफ एंड क्रूड प्रोडक्शन पे, उसके पीछे की क्या वजह रही है? खासकर एक्सपोर्ट की हम जब बात करते हैं तो हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन है विद इन द कंट्री वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके पीछे कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ये ड्यूटीज लगाई गई हैं? इसकी मेन वजह यह है कि ये पेट्रोलियम कंपनीज जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स बना रही हैं, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में इनका निर्यात कर रही हैं देश से। और अभी जो क्रूड और रिफाइंड प्रोडक्ट्स के बीच का जो दामों का मार्जिन है वो बहुत बढ़ा हुआ है, जिसके कारण रिफाइनरी मार्जिन्स जो नॉर्मल रिफाइनरी मार्जिन्स रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं। तो दूसरी तरफ इसका असर ये हो रहा है कि ये देखा है हमने कि कुछ प्राइवेट रिफाइनर्स हैं जो रिफाइंड प्रोडक्ट को बजाय मार्केट करने के, देश में मार्केट करने के, निर्यात कर रहे हैं, और जिससे कि ऑयल पीएसयूज पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है आपूर्ति को पूरा करने में। तो इस पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये स्पेसिफिक ड्यूटीज लगाई हैं पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर। अलग अलग दरों पर ये ड्यूटीज लगी हैं। पेट्रोल और एटीएफ पर 6 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, और एटीएफ पर 13 रुपए, सॉरी एचएसडी पर 13 रुपए प्रति लीटर के, एटीएफ एंड एमएस 6 रुपीज अ लीटर। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो लोकल उपभोक्ता हैं इन पदार्थों के, उनके ऊपर इन ड्यूटीज का कोई असर नहीं पड़ेगा और रिटेल प्राइसेस पर इनका कोई असर नहीं। केंद्र सरकार ने गलत तरीके के कारोबार करने को लेकर एडटेक कंपनियों को फटकार लगाई है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के सचिव ने एडटेक कंपनियों की सेल्फ गवर्निंग बॉडी इंडिया एडटेक कंसोर्शियम के साथ एक मीटिंग में उनके कारोबार को लेकर चेतावनी दी है। क्या है ये पूरी खबर, हमारे संवाददाता समीर दीक्षित समझा रहे हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा समय में जो तमाम एजुकेशन कंपनियों ने अपना दबदबा बढ़ाया है, मसलन व्हाइट हेड जूनियर, बायजूस, वेदांतु, ऐसे तमाम कंपनियों ने दबदबा भले ही बढ़ाया हो, लेकिन इनके चलते जो तमाम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ये जो कर रही हैं उसको लेकर के सरकार ने चिंता जताई है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक अहम बैठक में इन तमाम कंपनियों को, एजुकेशन कंपनियों को साफ तौर पे हिदायत दे दी है कि वो अपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पर लगाम लगाएं और साथ ही साथ जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है इस पर भी रोक लगाए, वरना आने वाले दिनों में सरकार बाध्य होगी, सरकार मजबूर होगी कि वो सख्त गाइडलाइन लेकर के आएगी ताकि इन तमाम एजुकेशन कंपनियों पर लगाम लगाई जा सके। तो एक अहम बैठक जिसकी अध्यक्षता सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री कर रहे थे और ये बैठक IEC इंडियन एडटेक कंसोर्शियम के साथ में थी, जो कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन फॉर इंडिया जो है उसके अंतर्गत काम करती है। तो तमाम एजुकेशन कंपनीज के साथ में बैठक हुई जिसमें बायजूस, वेदांतु, व्हाइट हेड जूनियर, ग्रेट लर्निंग ऐसे कई प्लेयर्स शामिल थे। उनसे साफ तौर पे कहा गया है कि वो सेल्फ रेगुलेट करें, अपने आप पर अंकुश लगाएं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पर रोक लगाएं और अगर ऐसा वो नहीं कर पाते हैं तो आने वाले दिनों में सरकार सख्त गाइडलाइन ला सकती है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लागू कर दिया गया है। इस फैसले के बाद प्लास्टिक से बनी 19 चीजों पर रोक लगा दी गई है। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें भी शामिल हैं। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने से लोगों पर क्या असर पड़ा है, हम कई शहरों से लोगों का रिएक्शन आपको सुनाते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली सरकार ने 3 दिन का प्लास्टिक विकल्प मेला भी शुरू किया है। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 आइटम पे प्रतिबंध लगाया गया है। प्रयास यही किया जा रहा है कि जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट जिनको रिसाइकल नहीं किया जाता है वो हमारी ज़िंदगी को, एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको कैसे चरणबद्ध तरीके से रोका जाए, इसके लिए आज से ये प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन इसका विकल्प क्या हो, उसके विकल्प में लोग किस चीज़ का उपयोग करें, इसके प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से आज से ये प्लास्टिक विकल्प में 3 दिन का शुरू किया गया है, जिसमें बहुत सारे जो स्टार्टअप हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे जो हेल्थ ग्रुप हैं वो यहाँ अपना स्टॉल लगाए हैं, जिससे कि इन चीज़ों को प्रचारित और प्रसारित किया जा सके। और अब बात देश की सबसे महंगी चाय की, जिसके दाम सुनकर ही आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन उससे भी हैरानी की बात यह है कि इस चाय की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसकी बिक्री भी तुरंत हो जाती है। देखिए एक रिपोर्ट। शायद ही ऐसा हो कि बारिश का मौसम हो और चाय की तलब ना हो। टपरी पर तो बहुत चाय पी ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे महंगी चाय कौन सी है? इसका दाम सुनकर ही आप सोच में पड़ जाएंगे कि भला इसमें सोना पड़ता है क्या? सोना तो नहीं, पर नाम में गोल्डन जरूर है। ये है प्रभोजन गोल्डन टी और 1 किलो का दाम है 1 लाख रुपए। असम के प्रभोजन टी एस्टेट में उगाई गई इस चाय पत्ती को ऐसा टी नाम की कंपनी ऑक्शन में खरीदा और यही इसे बेच भी रही है। असम में चाय को साह बोला जाता है और चाय के इसी एक्सपीरियंस के नाम से कंपनी का नाम पड़ा ऐसा। चाय के शौकीनों को इस प्रभोजन गोल्डन टी के 20 ग्राम के छोटे पैक के लिए 2000 रुपए खर्च करने होंगे। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि कंपनी को टी एस्टेट से सिर्फ 4 दिन पहले ही डिलीवरी मिली है, लेकिन 70% प्रोडक्ट की बुकिंग पहले ही हो गई है। इसमें से सिर्फ 30% ही भारत के ग्राहकों की ओर से, जबकि अमेरिका में सबसे ज्यादा डिमांड आई है। अमेरिकी मार्केट के लिए इसके 50 ग्राम की कीमत $80 है। ये जो पावोदान गोल्ड है वो एक पानी तुला क्लोन से बना है। पानी तुला बहुत एक रेयर क्लोन है जिसपे बहुत अच्छी क्वालिटी के चाय बनते हैं और उसमें ये पूरे साल में ये जो टीएससी वो 1 किलो ही बन सकता है वो पावोदान के बगान में, उससे ज्यादा वो नहीं बन सकता है और वो भी एक स्पेशल सीजन में, जिसके वजह से इसका डिमांड और वैल्यू बहुत बढ़ जाता है इन टर्म्स ऑफ इसका मतलब इसका लाइक रेयरनेस के लिए। एंड सेकेंडली है कि इसका जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है वो बहुत एक्सेप्शनल है,
जिसको हम कहते हैं चाय के भाषा में मोल्टी असम ब्लैक टी। खास बात यह है कि एक सीजन में इस चाय पत्ती का सिर्फ 1 किलो ही उत्पादन होता है और अपने खास स्वाद के लिए भी ये इतनी महंगी है। 15 मई से लेकर 10 जून के बीच इसका सीजन होता है और इसी बीच इस गोल्डन टी का कलेक्शन किया जाता है। चाय के शौकीन इसे सिर्फ गर्म पानी में चंद मिनट रखकर ब्रू करते हैं और फिर बिना चीनी ही इसका सेवन किया जाता है। कंपनी के सीईओ कहते हैं कि इसकी अपनी एक मिठास है जिसके लिए इसकी इतनी डिमांड है। खुशबू तिवारी, ET9 स्वदेश। शनिवार सुबह दिल्ली से जबलपुर जा रहा स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जहां बताया जा रहा है कि फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद जब विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो पायलट के कैबिन में धुआं देखा गया। इसके बाद विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। कैबिन में धुआं किस वजह से उठा था, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल DGCA ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अब बात भारत की कामयाबी की उस उड़ान की जो चीन और पाकिस्तान को कर देगी परेशान। DRDO ने मानव रहित विमान के विकास में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर जेट फाइटर की तरह दिखने वाला ये ड्रोन पूरी तरह से ऑटोमेटिक था। इसने खुद ही टेक ऑफ लिया, आसानी से लैंडिंग भी की है। DRDO ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान को कामयाबी से पूरा किया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में उड़ान पूरी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी के लिए DRDO को बधाई भी दी।